नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। 144 साल बाद इस साल विशेष संयोग बना है। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ आयोजन में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं जताई गई है। इस आयोजन पर सरकार ने लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च करी है। प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध स्तर पर तैयार किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी खासा ध्यान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज यानी संगम जाने वाले रास्ते के पहले ऊंचाहार पे है और आप देखिए अभी किस युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ पे ये जो सड़कें हैं ये नवनिर्मित सड़कें हैं, बड़ी तेजी से बनाई जा रही है। इसके अलावा लगभग 50-60 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे पुलिस कैंपिंग की गई है। और यहाँ पे ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे महाकुंभ के जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ से किस तरीके से जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परिवर्तित मार्ग से जाएं लिखा गया है। और यहाँ से जो है ये कई रास्ते जो है बड़ा युद्ध स्तर से बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैंपिंग की गई है। यहाँ से कोई श्रद्धालु या फिर किसी तरीके की सुरक्षा चेक पोस्ट बनाया गया है और उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि महाकुंभ श्रद्धालुओं के जाने हेतु सुगम मार्ग पुलिस मोर्चा। अब यहीं से प्रयागराज के लिए जो श्रद्धालु जाएंगे उन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। मेरे साथ बात करने के लिए मयंक जी हैं। मयंक जी बेसिकली लखनऊ से हैं, प्रयागराज जा रहे हैं। आस्था भी है और आपका बिजनेस भी है, व्यापार भी है। तो दोनों मुद्दों पे हम मयंक जी बात इसलिए भी करेंगे, इसलिए भी करना जरूरी है कि 6-7 हजार करोड़ सरकार इस महाकुंभ पे खर्च कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम लोग 6-7 हजार करोड़ खर्च कर रहे हैं। सिर्फ इस पे नजर नहीं जानी चाहिए, पूरे दुनिया भर से जब 40 करोड़ लोग अब यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे 40 करोड़ लोग आएंगे तो यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जो नौकरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रयागराज का विकास है वो कितना बढ़ेगा, इस पे भी नजर जानी चाहिए। तो कितना इत्तेफाक रखते इस बात पे? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस दिव्य कुंभ महाकुंभ के अवसर पे उन्होंने इतना बढ़िया और इतना शानदार व्यवस्था की है। जहां देखना चाहें आप रोड की व्यवस्था, जहां लोगों के व्यापार की व्यवस्था। मेरा वहां पे गेस्ट हाउस होटल का व्यापार है इलाहाबाद भर में। अब आप समझ लीजिए मुझे लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी मात्र 3 घंटे के अंदर मैं उसको तय कर पा रहा हूँ। जैसे मुझे लग रहा है पहले मैं 4 से 7.5 4 घंटे में लगते थे। उसको लेकर इतना ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा उत्साह है लोगों के अंदर, मैं आपसे बता नहीं सकता। लोग उस कुंभ का अवसर मतलब देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा अवसर है। व्यापार के दृष्टिकोण से, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, हर तरीके से उसमें व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। चलिए मयंक जी ने बताया कि किस तरीके से देखिए ये जो रास्ते रोड दिख रहे हैं कितना युद्ध स्तर पे इसको शुरू किया गया है। क्योंकि जो बरसात का दिन रहा वो काफी ज्यादा रहा और दोबारा बरसात होने के चलते ये जो मिट्टी की ढलाई होती है, जो ये सब काम होता है उसमें थोड़ी सी विलंब हुआ था। लेकिन उसके बावजूद ये युद्ध स्तर पे इसे पूरा किया जा रहा है। 45 दिन तक ये आयोजन चलेगा, महाकुंभ का अवसर होगा, उसके पहले इसको पूरा किया जाना है। लेकिन उसके अलावा भी ये रास्ता इतना सुगम हो गया कि जो पहले 4-4.5 घंटा लगता था वो अब महज घट करके 3-3.5 घंटे में लोग अपना सुगमता से सफर कर पा रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, जो राजधानी लखनऊ में भी बिजनेस करते हैं, अन्य जनपदों में बिजनेस करते हैं, अब वो वहां से प्रयागराज जाने के लिए महज कुछ घंटे कम ही लग रहे हैं। इससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसपे इस सरकार का पूरा जोर है। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को है। इसके पहले देश और दुनिया भर से लाखों साधु संत प्रयागराज की पावन धरती संगम तट पर पहुंच चुके हैं। सभी अखाड़ों की छावनी प्रवेश धूमधाम से संपन्न हो चुका है। जोरों से चल रही सरकारी योजनाओं को युद्ध स्तर पर चलाकर संपन्न किया गया है, जिसके बाद संगम तट पर दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर का निर्माण किया गया है।
इस निर्माण के बाद इसको अस्थायी जनपद घोषित किया गया, जिसका नाम महाकुंभ नगर है। महाकुंभ नगर पहुंचने के लिए सारे रास्तों का निर्माण विश्व स्तरीय किया गया है। हमारी जो पौराणिक जगहें थी, जैसे भारद्वाज मुनि का आश्रम था, नागवासुकी जी का मंदिर था, लेटे हनुमान जी का मंदिर था, सिंगवेरपुर का आश्रम था, इन सभी जगहों पे पहली बार सरकार का ध्यान गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ध्यान गया और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब जगहों का जीर्णोद्धार हुआ है। घाटों की रचना करते समय यह भी ध्यान में रखा गया है कि वहां पर्याप्त प्रकाश हो, पर्याप्त पानी पीने की व्यवस्था हो। तमाम आधुनिक व्यवस्थाओं को करते हुए भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वो आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बसती हुई देखी। अनुमान करिए कितना विस्तृत भूभाग है। महाकुंभ आयोजन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 7 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें लोकल पुलिस यूनिट से लेकर केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं। प्रदेश के पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर कहा कि महाकुंभ में अभेद सुरक्षा कवच तैयार किया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। प्रयागराज जाने वाले 7 मार्गों पर सुरक्षा कड़ी की गई है और चारों ओर अभेद चक्रव्यूह बनाया गया है। पुलिस, पीएससी और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। जल मार्ग पर भी 2 कंपनी पीएससी प्लाटून लगाई गई है। ब्रज वाहन और ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। निरीक्षक, 234 उप निरीक्षक, 645 आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी तथा 76 महिला आरक्षी शामिल हैं एवं 113 होमगार्ड एवं पीआरडी के जवान तथा 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएससी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 वज्र वाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहां से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि इसका ज्योतिषी आधार भी है। ये मेला धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये आयोजन न केवल भारत के विभिन्न कोनों से लाखों लोगों को जोड़ता है, बल्कि विश्व भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। अब आपको बताते हैं कि विशेष तिथियों को जब आस्था के संगम में करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। शाही स्नान का शुभ मुहूर्त 13 जनवरी सोमवार से शुरू। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21। प्रातः मुहूर्त सुबह 5:54 से सुबह 7:15। विजयी मुहूर्त दोपहर 2:15 से लेकर 2:57। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से लेकर 6:09 तक। इस बार महाकुंभ खास माना जा रहा है, क्योंकि 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिसका संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। इस दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है, जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। साथ ही महाकुंभ पर रवि योग का निर्माण होने जा रहा है। रवि योग सोमवार सुबह 7:15 से होगा और 10:38 पर इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं 6 शाही स्नान के बारे में।
प्रयागराज महाकुंभ मेले में 6 शाही स्नान होंगे। महाकुंभ मेले का पहला शाही स्नान 13 जनवरी यानी सोमवार को होगा। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा। आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। इस बार महाकुंभ में सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी कई बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। इस कड़ी में महाकुंभ में कल्पवास करने भारत पहुंची एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स कल बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी पहुंची। वाराणसी में गंगा में नौकायान के बाद गुलाबी सूट और सिर पर दुपट्टा डालकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। लॉरेन पॉवेल कल काशी से प्रयागराज जाएंगी। महाकुंभ में श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की शिविर में रुकेंगी। 10 दिन कल्पवास करेंगी और सनातन को और करीब से समझेंगी। उनके गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज ने बताया कि पॉवेल यहाँ पूजन ध्यान तप साधना करेंगी। हमने उनको अपना गोत्र दिया है। उनका नाम पॉवेल से बदलकर कमला रखा गया है। वह हमारे लिए बेटी की तरह है। विश्व की सबसे धनी महिलाओं में स्टीव जॉब्स शामिल है। देखिए, मेरा मानना है कि वो अपना निजी कार्यक्रम से आ रही हैं, अपने गुरुजी के दर्शन करने आ रही हैं। हमारी बेटी जैसी है वो, हमारी बिल्कुल शिष्या तो है, शिष्या बेटी होती है तो हमारी पुत्री जैसी है वो। हमने उसका नाम कमला दिया है, वो कमला नाम है उसका। हमने उसको अपना गोत्र दिया है और वो मेरे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। दूसरी बार भारत आ रही है, दूसरी बार आज भारत आ रही है और अपने शिविर में निस्संदेह वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रवास करेंगी। उसका निजी कार्यक्रम है, वो किसी प्रकार से इस प्रकार कोई कार्यक्रम अपने पूजन ध्यान तप साधना गुरुजी के साथ हो, उसके जो भी कुछ मानसिक सवाल होते हैं उसका उत्तर पाने के लिए वो आ रही है। मान्यता अनुसार महाकुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना जाता है। उसके अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्र और अन्य देवता कमजोर पड़ गए थे। इसका लाभ उठाते हुए राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में देवताओं की हार हुई थी। तब सभी देवता मिलकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर वहां से अमृत निकालने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान इंद्र का पुत्र जयंत उसे लेकर आकाश में उड़ गया। ये सब देखकर राक्षस भी जयंत के पीछे अमृत कलश लेने के लिए भागे और बहुत प्रयास करने के बाद दैत्यों के हाथ में अमृत कलश आ गया। इसके बाद अमृत कलश पर अपना अधिकार जमाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का आयोजन का यह संयोग 140 साल बाद आया है। यह संयोग जो ऋषि मुनि और आध्यात्मिक लोग बता रहे हैं, यह संयोग जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भी इसी तरह का संयोग था। इस संयोग का लाभ लेने के लिए बहुत सारे देश और दुनिया से लोग इस संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ के माघ मेले में सबसे महत्वपूर्ण तपस्या कल्पवास की होती है। मान्यता है कि 1 माह के कल्पवास से इतना पुण्य मिलता है जितना 1 कल्प में। इसके अलावा प्रयागराज में कल्पवास से हर मनोकामना पूरी होती है। व्यक्ति जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है। एक मान्यता के अनुसार प्रयागराज में माघ माह में 1 माह कल्पवास का इतना पुण्य फल मिलता है जितना 100 वर्ष तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या से। यह भी मान्यता है कि कल्पवास करने वाला अगले जन्म में राजसी जीवन जीता है और जो मोक्ष पाना चाहता है वह जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। महाकुंभ के दरमियान यानी इस माघ मेले में सबसे ज्यादा अगर किसी बात की विशेषता है तो वो कल्पवास की विशेषता है। दरअसल पूरे 1 महीने के कल्पवास में आपको इतना पुण्य मिलता है जितने 100 वर्ष में अन्न जल ग्रहण करना छोड़ करके तपस्या करें। उसी का
प्रतिभूत लेने के लिए आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग पैदल यात्रा करके संगम तट तक जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण दिन को, इस दुर्लभ संयोग को सजोने के लिए अपने पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर के संगम तट पे हर उम्र के लोग, हर परिवेश के लोग, हर संस्कृति के लोग पैदल ही रामधुन के साथ चल पड़े हैं। प्रयागराज से पवन सिंह के साथ घनश्याम निशांचल।